अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या हमारे किसी भी एशियन कंट्री से। जो मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ आए। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और इधर सामने ऊपर बेल बटन में भी दे रहा हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कंप्लीट प्रोसेस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया ड्यूरिंग वीडियो वॉचिंग के कैप्स एग्जाम क्या होता है, कैप एग्जाम कैसा होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके कंटेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, सिलेबस कहाँ से लेना है, सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, मार्किंग कैसे की जाती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कोई सैम्पल पेपर मिल जाए इसका पेपर वन का पेपर टू का, उनके अंदर पासिंग रेशियो कितनी होती है, एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स को यूज करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैप्स के रिजल्ट्स कब आते हैं, उस रिजल्ट्स के मुताबिक हम आगे प्रोसीजर कैसे करते हैं, पासिंग रेशियो कितनी है और कैप्स एग्जाम कितने साल तक वैलिडेट रहता है। तो ये वो चंद कमिट्स थे जो मेरी उस ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा आए। उन कमिट्स को मैंने सबके सबको यहाँ पे एड्रेस भी किया है और कैप्स एग्जाम का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ इन सारे कंटेंट्स के साथ कि एग्जाम फॉर्मेट कैसा है, एग्जाम कंटेंट कैसा है, एग्जाम की मार्किंग कैसे होती है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पेपर वन कैसा है, उसका सैंपल कैसा है, पेपर टू कैसा है और उसके अंदर सैंपल क्वेश्चंस कैसे हैं, रिकमेंडेड बुक्स कैसी हैं, कैप्स के रिजल्ट कब आते हैं, कैप्स एग्जाम पासिंग रेशियो क्या है, वैलिडिटी क्या है एग्जाम की। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर एड्रेस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फार्मासिस्ट कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पार्ट वन को इसको देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्मेट को। तो एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो कैप्स का जो एग्जाम है वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के दो पेपर है हमारे पास और ये एग्जाम क्लोज बुक एग्जाम है। क्लोज बुक एग्जाम वो होता है जिसमें आप कोई बुक नहीं लेके जा सकते साथ, बल्कि सारा का सारा एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और एक एग्जाम के लिए 2 घंटे का आपके पास टाइम है। टोटल 4 घंटे है, मतलब एक एग्जाम सुबह के टाइम है, फिर 1 घंटे की ब्रेक है, फिर दूसरा एग्जाम है। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्स होते हैं। दोनों एमसीक्यू बेस्ड हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको पहले 15 मिनट वो अपने सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियराइज कराएंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। 15 मिनट के लिए आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। जब पेपर खत्म होगा तो 5 मिनट वो आपसे सर्वे को कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका मतलब है पेपर शुरू होने से पहले भी 15 मिनट है आपके पास ताकि आप सॉफ्टवेयर से नो हाउ कर लें। और पेपर के एंड पे 5 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी या पीयर्सन जो आपका एग्जाम ले रहा होगा वो सर्वे कंडक्ट करेगा, फीडबैक लेगा आपसे कि एग्जाम कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था। ठीक है। दूसरा, जब आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे होते हैं या एग्जाम को हल कर रहे होते हैं तो उसके दौरान कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर आप डिफरेंट क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ी देर बाद रिव्यू करें या पेपर के एंड पे रिव्यू करें तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपने जो भी आंसर सेलेक्ट किया है वो एंड में रिव्यू स्क्रीन के ऊपर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपने अगर किसी किस्म की फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उधर साइड पे कैलकुलेटर का टैब भी है। ऑनलाइन कैलकुलेटर खुल जाता है और उस कैलकुलेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस या सॉल्यूशंस को हल कर सकते हैं। मोस्टली जो एग्जाम्स की डेट्स हैं वो जुलाई और नवंबर में हर साल आती हैं ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक। लेकिन ये सुना जा रहा है कि इसकी तीसरी स्लॉट भी मार्च में या फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी यानी करीब। पाकिस्तान के अंदर ये एग्जाम आप इस्लामाबाद में दे सकते हैं, जबकि इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटीज के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ऑलरेडी। उम्मीद है आपको इस फॉर्मेट की जरूर समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड है, क्लोज बुक एग्जाम है, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का टाइम है हर एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम्स के दरमियान में 1 घंटा की ब्रेक है। ठीक है। पेपर के स्टार्ट में आपको फेमिलियराइज कराया जाता है, नो हाउ करवाई जाती है कि सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा एग्जाम का या पीटसन्स का या ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल का, जो भी आप कह लें। स्किपिंग अलाउ नहीं है, अलबत्ता आप फ्लैग कर सकते हैं क्वेश्चन को और बाद में उसको रिव्यू करके आंसर फाइनल कर सकते हैं। ऑनलाइन कैलकुलेटर वहीं पे मौजूद होगा, कैलकुलेटर लेके जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम डेट्स जो हैं जुलाई और नवंबर में हर साल आती हैं और पाकिस्तान में भी ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बहुत मेन क्वेश्चन है कि एग्जाम का कंटेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिलेबस क्या है। तो पेपर वन जो है उसके दो हिस्से हैं हमारे पास। जो पहला हिस्सा है पेपर वन का वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिसका वेटेज जो है 30% है।
30% वेटेज में आपके पास जो चैप्टर्स हैं, मेनली ये चैप्टर्स सारे के सारे आपने पढ़े होते हैं या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मेडिसिनल केमिस्ट्री में, या बायोकेमिस्ट्री में। उसके अंदर से समझो सिलेक्टिव क्वेश्चन है या सिलेक्टिव कोर्स वर्क है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो इसमें जनरल नोमेनक्लेचर है, ड्रग की क्लासेस हैं, रिएक्शन टाइप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, ड्रग स्टेबिलिटी एंड एसिड बेस्ड रिएक्शंस वगैरह हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को देखें तो इसमें भी स्टीरियो केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, आर एन एस वाला, जेड वाला, ठीक है। ऑप्टिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है, कन्फर्मेशन क्या है, ये हमारे सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक्स, एसिड बेस रिएक्शन और फेज इक्विलिब्रियम मोस्टली आप बायोफार्मास्यूटिकल्स में कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, इसको वहां से देख सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसे टेक्निक्स है, डायग्नोस्टिक एजेंट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, क्लासेस हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोकेमिकल पाथवेज हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसको आप एससीआर भी कहते थे, वो 3D एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिहाज से आपने बताना है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आपने और ड्रग डिलीवरी क्या है, ड्रग स्टेबिलिटी क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग एक्शन क्या है, एडमेट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म आपने बायोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, कन्वर्जन्स को, ब्रेकडाउन्स को, तो उसके मुताबिक भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसी पेपर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो है फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी का। अब ये दूसरा पार्ट है, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म डी के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है, फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। एक आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी आपकी पहले साल में ही आ जाती है पाकिस्तान के सिलेबस के मुताबिक। तो फार्माकोलॉजी के जनरल क्वेश्चंस है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसमिशंस क्या होती हैं, एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी क्या है, कार्डियोवास्कुलर क्या है, डायूरेटिक एंटीबायोटिक इन्फ्लेमेटरी की क्या है, एनाल्जेसिक की क्या है, विटामिन ड्रग इफेक्टिंग। इन शॉर्ट आपने लिप्पन कॉर्ड पूरी की पूरी दोबारा से रिवाइज करनी है। सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी क्या है हमारे पास, कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है ड्रग के स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर और उसका रेट या स्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। कीमोथेरेपी से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटीफंगल है, एंटीप्रोटोजोअल है, एंटी हेलमिंटिक्स है, एंटी कैंसर्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या चैप्टर्स में से पूछा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, साइंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मैकेनिज्म, साइड इफेक्ट्स, इसके बारे में पूछा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं ड्रग से रिलेटेड, और जनरल फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिसमें सीएनएस, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूराइनरी, एंडोक्राइन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर मेनली क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर 2। अब पेपर 1 आपने कंप्लीट कर लिया, 2 घंटे का टाइम गुजर गया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपने कंप्लीट कर लिया, बाहर आए, फ्रेश हुए, 1 घंटे के ब्रेक मिली, इसके बाद दोबारा से आपने एग्जाम में अपेयर होना है और पेपर 2 में जाना है। पेपर 2 में जो पहला पार्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स का। इसका वेटेज जो है 30% है। फिजिकल फार्मेसी है इसमें सबसे पहले, जिसके अंदर सॉल्वेंट्स और उसकी टाइप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ये वो फार्मास्यूटिक्स है जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है, डोजेज फॉर्म वाली। बायोफार्मास्यूटिक्स है, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शंस के, बायोअवेलेबिलिटी के, ड्रग इंटरेक्शंस के, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स से रिलेटेड, जैसे हाफ लाइफ है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट्स वगैरह हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरेंस है हमारे पास, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग इंटरेक्शंस और फार्माकोजेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्यादातर कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को देखें तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, सैनिटाइजेशन टेक्निक्स है, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं, फार्मूलेशन कैसे करते हैं, पेरेंटल डोज कैसे बनाते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज कैसे बनाते हैं, एवेल्युएशन ऑफ पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म कैसे करते हैं, फार्मूलेशंस कैसे करते हैं, डोज फॉर्म इंक्लूडिंग एक्सटेम्पोरेंस प्रिपरेशंस हैं, इसके अंदर ड्रग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन के रूट कौन कौन से हो सकते हैं, कंसिस्टेंट ड्रग सब्सटेंसेस कौन से हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपीज कौन सी हैं। तो ये सारे के सारे इस सिलेबस में 30% वेटेज में शामिल है। पेपर 2 का ये दूसरा पार्ट है जिसको थेरेप्यूटिक्स कहते हैं। इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट डाइल्यूशंस की, परसेंटेजेस हैं, डेंसिटीज हैं, सेंसिटिविटी है, प्रोपोर्शंस है, आइसोटोनिसिटी है, बफर्स हैं, डोज कैलकुलेशंस हैं, पोसोलॉजी एंड डोज डिटर्मिनेशन है वो कैसे की जाती है, कॉमन मेडिकेशंस की, रेजीम्स की, मेडिसिन की चॉइस किस बेस पे की जाती है पेशेंट कंडीशन को देखते हुए, सर्जिकल ड्रेसिंग कैसी होती है, एप्लीकेशन उसकी क्या है हमारे पास, चॉइस फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, एडीआरस कैसे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जिसको हम कहते हैं, रेलिवेंट पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, ड्रग इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, उसकी काउंसलिंग एंड एडवाइजिंग कैसे की जा सकती है, ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, हेल्थ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, मैनेजिंग माइनर एलिमेंट्स, आपके पास जो छोटी छोटी सी बीमारियां आ जाती हैं उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, ओवर द काउंटर ड्रग के लिहाज से डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस सिलेबस के अंदर शामिल है जो पेपर 2 का दूसरा पार्ट है। इस तरह से ये पेपर खत्म हो जाते हैं। फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम मार्किंग और पासिंग क्राइटेरिया कैसा है। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये दो है हमारे पास।
पेपर 1 मैंने आपको बताया, इसके 2 हिस्से हैं, एक 30% वेटेज का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है और फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी 70% वेटेज का है। दोनों में 50-50% मार्क्स लेना लाज़मी होते हैं। पेपर 2 को देखें तो पेपर 2 में पहला हिस्सा फार्मास्यूटिक्स का है 30% वेटेज के साथ, जबकि दूसरा हिस्सा थेराप्यूटिक्स का है 70% वेटेज के बाद। इसमें भी दोनों में 50-50% मार्क्स लेना लाजमी है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि पेपर 1 जो है वो हर लिहाज से 50% मार्क्स लेंगे तो पास होगा, और पेपर 2 भी हर लिहाज से 50% मार्क्स लेंगे तो ही पास होगा। रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो 3 तो जनरल बुक्स हैं। एक तो सीपीआर की बुक है हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू। ये आपने बहुत अच्छी तरह से रट लेनी है, ये याद कर लेनी है, या प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करना सबसे अच्छी चीज होती है कि आप जहां भी जाएं, जिस तरह के भी क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए हैं उसको प्रैक्टिस करके जाएं, बार बार प्रैक्टिस करके जाएं। तो सीपीआर की बुक है, लिपन कॉर्ड्स की जितनी भी बुक है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, जैसे फार्माकोलॉजी वाली कुछ बुक्स हैं उसके अंदर, और कैलकुलेशन वाली कुछ बुक्स हैं, उसको आपने लाजमी देखना है। ये 2 तरह की बुक्स होगी फार्मास्यूटिक्स के लिहाज से, आपने एनसिल को लाजमी देखना है। अब इसके अलावा जो बुक्स हैं और जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे भी दी गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास फिजियो केमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मेसी की बुक है, लेटेस्ट एडिशन इसका ले लें अगर आपको मिलता है तो। फार्माकोलॉजी को याद करने के लिए या सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप फार्माकोलॉजी फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये बुक है हमारे पास एल्सवियर की, इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स को देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन टू फार्मेसी प्रैक्टिस, ये बुक है हमारे पास, इसको देख सकते हैं। थेराप्यूटिक्स के लिहाज से आप ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी फॉर्मुलेशंस को देखें, लेटेस्ट एडिशन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन हैंडबुक को देखें, लेटेस्ट एडिशन, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ब्रिटिश नेशनल फार्मूलेरी, ये भी आप लाजमी देखें, क्योंकि इनमें से लोग इन तीनों चीजों को स्किप कर जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन 10 से 15 इनमें से आ जाते हैं, और बच्चों की अटेम्प्ट जो है वो खराब हो जाती है जब उन्होंने इन चीजों को नहीं देखा होता। एक और टिप की बात जो है वो मैं अगली स्लाइड्स पे आपको बताऊंगा कि लोग क्या चीज छोड़ देते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं तो लोगों को कुछ नहीं आता या ब्लैंक हो जाते हैं। सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों से मुतालिक जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं या गलत कराते हैं। तो इसको आप देखिएगा, अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। जनरल रिव्यू ऑफ फार्मेसी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि सीपीआर की जो बुक है उसको लाजमी करें। कैलकुलेशन के लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए, एक तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है एनसील की, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। दोनों बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, दोनों को अच्छे से करें, इनके प्रैक्टिस करें। चैप्टर्स को रिव्यू तो आप कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी फार्मेसी पास कर ली है अपने कंट्री में रहते हुए, लेकिन आपने उसकी रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए ये नहीं कि देख लिया और बंद कर दी बुक, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो क्वेश्चन भी पढ़े उसका बकायदा प्रैक्टिस करें, उसके पीछे रीजन जाने कि ये ऐसा क्यों हो चुका है। फिर ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल के एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं वो कुछ पेशेंट प्रोफाइल से रिलेटेड भी होते हैं। अब फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में क्लिनिकल के लिए आप हॉस्पिटल्स में जाते थे इंटर्नशिप के लिए या हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पे जो पेशेंट्स की प्रोफाइल आप देखते थे, उनका जो डाटा लेते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ब्लैंक हो जाते हैं, वो उनको नहीं आ रहे होते। तो पेशेंट प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलते हैं तो उन प्रोफाइल्स को हल करने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड जो केस टू केस स्टडी है उसको आंसर करने की कोशिश करें या उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम में गलत ना कर सकें। इसी तरह से टीजीए थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसकी ये मैंने वेबसाइट दी हुई है ebs.tga.gov.au। इस वेबसाइट पे पूरे का पूरा मटेरियल पड़ा है। इन लिस्ट्स को सिलेबस के लिए जरूर देखें, लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं देखते, लाजमी देख के जाना है पेपर से पहले। फिर कुछ एब्रीवेशंस हैं, जैसे हमारे मुल्क में कुछ मेडिसिन की सेफ्टी की एब्रीवेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की भी हैं। उन एब्रीवेशन से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आता है या कोई सिंबल आ जाता है या एमसीक्यू में किसी सिंबल के या एब्रीवेशन के या टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स हमारा ब्लैंक हो जाता है। तो इन एब्रीवेशंस को भी लाजमी देखना है। ये वो सारी बातें हैं जो एग्जाम में आपको सक्सीड करवा सकती हैं, कामयाब करवा सकती हैं। लेकिन रीजन मैं आपको फिर बता दूं, आपने जो चीज भी करनी है, फार्मेसी कर ली, पास कर ली, आपको यकीनन आती होगी, आपने बहुत अच्छे ग्रेड भी ले लिए, बहुत अच्छे नंबर भी ले लिए, तैयारी भी बहुत अच्छी कर ली, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे, लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ जो भी कैप्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ ये डिस्कस नहीं करेंगे, तो आपकी जो ये तैयारी है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। तो इस सिलेबस को अच्छी तरह करें, ये बातें जो टिप्स मैंने बताई हैं उसको जरूर कंसीडर कीजिएगा, डट के 1 महीना तैयारी कर लें। कैप्स एग्जाम की रेशियो बहुत अच्छी है पास होने की लोगों की, आप यकीनन पास होंगे, इंशाल्लाह पास होंगे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप मुस्तकिल इसको जारी रखें प्रैक्टिस को, तभी आप पास हो सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करें,
और वो उसका एक डेमो पेपर देते हैं। डेमो पेपर का मतलब है कि पेपर कैसा होगा, उसको कैसे हल करेंगे, किस तरह के डेमो क्वेश्चंस आते हैं, आप कितने पानी में हैं, आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो पीयरसन की वेबसाइट है, ये पीयरसन की वेबसाइट का मैंने लिंक सबसे ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम में चले जाएंगे, जो डेमो है आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस की, मल्टीपल तरीकाकार की। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है। जब आप पूरी तैयारी कर लें, आपको लगे कि मुझे अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सैंपल पेपर कोई मिल जाए, कोई पिछला सैंपल पेपर मिल जाए, लेकिन एक चीज बात याद रखिएगा, ये सैंपल पेपर्स को आपने अपने एक्चुअल पेपर के लिए नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, ये सैंपल पेपर जो हैं ये 5-5 6-6 साल पुराने हैं, या डाटा इनका 10-10 साल पुराना है। आपने जो चीज भी करनी है वो लेटेस्ट एडिशन से करनी है, लेटेस्ट फाइल्स को डाउनलोड करके करनी है, वहां से तैयारी करनी है। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर होना चाहिए सैंपल पेपर। तो ये दूसरा लिंक है, यहाँ पे आप सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, चारों पोर्शंस उसके, पेपर 1 के दोनों पोर्शंस, पेपर 2 के दोनों पोर्शंस, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ वहां पे पड़ी हुई है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कैप्स का रिजल्ट कब आता है। तो बच्चों, कैप्स का रिजल्ट जो है आपके एग्जाम देने के 2 से 3 हफ्ते के बाद आ जाता है। पासिंग रेशियो मैंने आपको बताई है 50% है दोनों पेपर्स के अंदर। कैप्स की जो फीस है वो 2110 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं एक अटेम्प्ट के लिए। तो फीस बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा खर्चा है इस फीस के ऊपर। तो प्लीज सीरियस होकर एग्जाम्स दें अगर आपने कैप्स का एग्जाम देना है, और इस फीस को जाया होने से बचाएं, अदरवाइज ये फीस जाया हो जाएगी, आपको दोबारा से भरनी पड़ेगी। कैप्स पासिंग रेशियो बहुत अच्छी है, 90% स्टूडेंट्स पिछले रिजल्ट्स के मुताबिक पास हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। किसी जगह ट्यूशन नहीं पढ़ी, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गए, किसी तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट के पास नहीं गए, सिर्फ 1 महीना डट के बैठ गए हैं। और डट के बैठने के बाद उन्होंने जो जो सिलेबस बताया, जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, उसके ऊपर पूरा अमल किया, और उनका कैप्स एग्जाम पास भी हो चुका है। कैप्स एग्जाम की वैलिडिटी क्या होती है? कम से कम 4 साल के लिए एग्जाम वैलिड होता है, इसके बाद आपको दोबारा कैप्स एग्जाम देना पड़ता है अगर आप पास भी हो गए हैं तो नेक्स्ट, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी मेरी बाकी वीडियोस की तरह, ऑस्ट्रेलिया की डिटेल वीडियो कि कैसे वहां पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो के एंड पे भी दे दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। और कैप्स एग्जाम्स के लिए गुड लक, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।